हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट इजली इंग्लिश सॉल्यूशन एंड इजी वे ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीडिंग सेक्शन का। रीडिंग सेक्शन यानी कंप्रीहेंशन यानी पैसेजेस का बात करेंगे। जो रीडिंग सेक्शन होता है इंग्लिश के पेपर में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव पेपर हो या बोर्ड का पेपर हो, सीबीएसई क्लास 9, 10, 11, 12 का पेपर हो या किसी भी स्टेट बोर्ड का पेपर हो, जो रीडिंग सेक्शन होता है सबसे बिगिनिंग में, एकदम शुरू में ही सबसे पहले कुछ पैसेजेस होते हैं, एक या दो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट सेट रहता है। तो उन पैसेजेस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर हमें पैसेज में से ही खोज करके देना रहता है। दूसरी बात कि क्वेश्चंस का कैटेगरी जो होता है, कुछ तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं, कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं और कुछ साइनोनिम और एंटोनिम्स भी होते हैं जिन्हें फाइंड करना होता है। और स्टूडेंट्स को बहुत ही डिफ़िकल्टी कभी कभी हो जाता है, बड़ा ही, क्योंकि टफ टाइप का लैंग्वेज होता है पैसेज का, और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें और इसमें उनको प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि रीडिंग सेक्शन के पैसेजेस को कैसे हम सोल्व करें यदि हमारे पास कुछ जानकारी कम भी हो हालांकि ये तो जान लीजिए कि जानकारी, इसके लिए थोड़ा लंबा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, यानी लैंग्वेज पर थोड़ा पकड़ होने की आवश्यकता है, पहला बात। दूसरा बात कि आपको कुछ प्रैक्टिस होना चाहिए, यानी कम से कम 40, 50 या 100 इस तरह के पैसेजेज जो है आप सोल्व किए रहेंगे तो आपका और भी यानी बेहतर पकड़ होता जाएगा। आप इसको सोल्व करें, इससे कंसर्न्ड जो मीनिंग्स होते हैं, यानी डिफरेंट मैटर पर पैसेजेस सोल्व करें और उनसे कंसर्न्ड जो भी उसमें मीनिंग आते हैं, वर्ड मीनिंग, उसको नोट करें, समझें, याद करें। दूसरी बात कि आप उसके टेक्निक को देखें, लैंग्वेज को देखें, किस तरह पैसेज का लैंग्वेज है, किस तरह से क्वेश्चन उसमें से निकाला गया है और उन क्वेश्चंस को कैसे हम आंसर अपने ओन वर्ड में क्रिएट करके और लिखें। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे और इस वीडियो में हम यानी इजी लेवल में एक पैसेज को सोल्व करके, आपको ज़्यादा नहीं, शॉर्ट में ही पैसेज है और पूरा पैसेज मैंने नहीं लिया है, और 2 क्वेश्चन रहेंगे, उनको सोल्व करके आपको उनका आंसर इजीली फाइंड करके आपको दिखाएंगे भी कि कैसे, और आंसर कैसे बनाएं ये भी चीज़ हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और अभी समझेंगे हम लोग कि कैसे पैसेज को सोल्व करें। सबसे पहले तो एक चीज़ जानिए कि जो पैसेज होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैसेजेज। एक वन होता है टाइप 1 में फैक्चुअल जो पैसेज होता है वो बेस्ड ऑन फैक्ट रहता है, सीधा पूछता है। जैसे मान लीजिए कोई पैसेज बना रहा है तो उसमें से कोई वर्ड पूछ लेगा कि ये वर्ड क्या है, यानी सिनोनिम एंटोनिम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वर्ड मीनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी लिखा कि देयर वाज ए बॉय, ही वाज ए स्टूडेंट, हिज नेम वाज राम, ही वाज स्टडिंग इन क्लास 5। सिंपली एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया। तो पूछेगा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ अ स्टूडेंट, तो राम, तो सही हो गया, या द नेम ऑफ अ स्टूडेंट वाज राम, एक सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो इस तरह का जो पूछता है सीधा, उसको बोलते हैं हम लोग फैक्चुअल पैसेज। दूसरा जो टाइप होता है, इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल फैक्चुअल में कम होता है, लेकिन जो डिस्कर्सिव होता है वो डिस्कर्सिव पैसेज में डिफ़िकल्टी लेवल जो है ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसको इलस्ट्रेट किया हुआ रहता है। डिस्कर्सिव जो है इसको इलस्ट्रेट यानी इलस्ट्रेशन का मतलब होता है भ्रम पैदा करना, यानी भ्रमात्मक होता है। ठीक है, यानी इस पैसेज में से सीधे लाइन बाय लाइन आंसर फाइंड कर पाना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए आपको थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन, लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी व्हाट इज द आंसर रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, क्या आंसर रिक्वायर्ड है, उसको अच्छी तरह से पैसेज को समझकर और आंसर फाइंड करके, और तब उसको अपने ओन वर्ड में, ओन सेंटेंस में क्रिएट करके और लिखने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये सारे जो है सावधानियाँ आपको डिस्कर्सिव पैसेज के लिए खास करके रिक्वायर्ड है। अब फैक्चुअल तो थोड़ा इजी होता है, उसको आप लाइन बाय लाइन या
वर्ड बाय वर्ड आंसर फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि आप अंडरस्टैंड कर लिए, समझ लिए तो देखिए यहाँ पर अब हम कुछ ऐसे सावधानियाँ हैं, ऐसे कुछ टिप्सेज एंड ट्रिक्सेज है जिनको पहले हम लोग समझेंगे पैसेज सॉल्व करने के लिए, जो बहुत ही रिक्वायर्ड है। पहला चीज़ तो ये है, फोकस ऑन द रिलेवेंट डिटेल्स एंड अंडरलाइन देम विद ए पेन और पेंसिल। सबसे पहले पैसेज को आप पढ़ें, पढ़ते समय आप देखें कि क्या ऐसा इसमें पॉइंट है जो क्वेश्चन बन सकता है, यानी जो कि रिलेवेंट है, ठीक है, यानी उसका हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद उसको आप अंडरलाइन कर लें, तो इससे क्या होगा कि समय की बचत होगी, नहीं तो बार बार एक ही पैसेज पढ़ते रह जाएंगे, लंबा रहेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। अंडरलाइन कर लेने से क्या हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने में ईजी रहेगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा क्वेश्चन एक रीड किए, उसको समझे कि क्या पूछ रहा है, समझने के बाद उसका आंसर ही डायरेक्टली फाइंड करने के लिए रीड करेंगे। जो आंसर लगा आपको कि ये 4 लाइन में आंसर है, उस 4 लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने वर्ड में उसका आंसर फॉर्म करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, एंड गो बैक टू द पैसेज टू फाइंड द आंसर्स। वही बात बता रहा है कि क्वेश्चन को आप केयरफुली, सावधानी से पढ़ें, उसके बाद फिर से पैसेज की ओर जाएं और उसका आंसर फाइंड करें, पता लगाएं कि आंसर क्या है। तो ये काम बिगिनिंग में भी आप कर सकते हैं। पैसेज को यानी कि पढ़ कर पूरा और तब क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब जाएंगे फिर उसमें क्वेश्चन का आंसर खोजने, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस है आपका पैसेज का, 4, 10, 5 पैसेज बनाए हैं, तो आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन रीड करके पैसेज में फाइंड कर सकते हैं, समय की बचत होगी ऐसे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द आंसर्स आर जनरली इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। जो आंसर होता है वो लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। कहने का मतलब है वो तर्क संगत होना चाहिए, उसमें कुछ तर्क होना चाहिए। उस कहने का मतलब है कि देखिए, हमेशा ही आंसर किसी भी चीज़ का हो, चाहे पैसेज में का आंसर हो क्वेश्चन का, या लिटरेचर ही आप पढ़े हैं, किसी टेक्स्ट बुक से कोई लेसन पढ़े हैं, तो उस लेसन का भी आंसर लिख रहे हैं, तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि आंसर में से क्वेश्चन राइज ना हो। आंसर में से क्वेश्चन राइज हो जाएगा यदि इजली, समझिए कि आंसर परफेक्ट नहीं है, उसमें मार्किंग जो है डाउन होता है। तो आंसर से क्वेश्चन राइज नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो समझिए कि लॉजिकल है, यानी जो बात कर रहे हैं उसका एक रीजन, उसका एक कंसिक्वेंस भी आप शो कर रहे हैं आंसर में, तो लॉजिकल सीक्वेंस का आंसर कहलाता है, ठीक है, वो परफेक्ट बना जाता है। अब देखिए यहाँ पर, ट्राई टू राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन का आंसर सीधा नहीं छापना है पैसेज में से, क्योंकि वो सीधा अरेंजमेंट रहता ही नहीं है, सीधा है ही नहीं कि क्वेश्चन का आंसर उसमें दिया है, नहीं, उसमें कुछ अपना वर्ड लगाकर सेंटेंस सही अपने भाषा में बनाकर लिखने की आवश्यकता होती है। अभी हम बताएंगे ऊपर कैसे, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, टू फाइंड आंसर्स टू द वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस लाइक सिनोनिम etc, replace the word with a meaning. If you find that it is the same in the meaning, the answer is correct. देखिए अब यहाँ पे ये तो एक ही बात लिखा है, मैं दोनों बात आपको बताऊंगा। यदि ऐसे वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी वर्ड पर आधारित हैं कि सिनोनिम खोजना है या एंटोनिम खोजना है, तो सिनोनिम में क्या होगा, आप उस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो वर्ड है या ये जो फ्रेज है, फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ 2 or 3 वर्ड्स, तो ये इस वर्ड का मीनिंग है, इसके मीनिंग को रिप्लेस कर रहा है। यदि सेम आप डाल दिए उसमें आंसर में, जो उस वर्ड का मीनिंग है वही आपके द्वारा लिया गया वर्ड का या फ्रेज का मीनिंग है, तब तो आपका सही हो गया आंसर, क्योंकि सिनोनिम मैच कर दिए। एंटोनिम में उल्टा होता है, उसके उल्टा अर्थ वाले शब्द को पैसेज में से कभी खोजना रहता है, या कभी पैसेज से ही वर्ड उठा के दे देगा, अब बोलेगा कि इसका सिनोनिम अपने से लिखिए या इसका एंटोनिम अपने से लिखिए। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है, ठीक है, पैसे में से ही फाइंड करना रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, गो थ्रू ऑल द ऑप्शंस, रीड द पैसेज एंड देन टिक द करेक्ट ऑप्शन। देख करा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं, 4 ऑप्शन रहेगा, 5 ऑप्शन रहेगा, ये पैसेज पर बेस्ड रहेंगे,
तो उसके लिए क्या करना है आपको, सही ऑप्शन का पता लगाने के लिए, क्योंकि गलत वाला सही वाला सब रहेगा पैसिव में, क्वेश्चन में भी रहेगा पैसिव में रहेगा। क्वेश्चन को आप रीड करें एक बार 2 बार, सारे ऑप्शन को देखें, 4 ऑप्शन है, चारों को देखें और खोजें पढ़कर कि सही इसमें कौन सा मिल रहा है। ठीक है, इसमें से 2 सही हो रहा है कि 1 सही हो रहा है, ठीक है, या कोई सही नहीं है, तो ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कभी कभी कि नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव ऐसे होता है। तो आप देख लें, सब ऑप्शन को पढ़ लें, क्वेश्चन को पढ़ लें और फिर से पैसेज को पढ़िए और उसमें से आंसर फाइंड कीजिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि अब देखिए हम देखते हैं। अब एक पैसेज को देखिए, इसका बेस्ट क्वेश्चन है पहले और उसके बाद पैसेज को हम पढ़ेंगे। व्हाट रीजन्स डज द ऑथर ऑफर फॉर द पीपुल टेकिंग रिस्क्स ऑन द रोड, यानी व्हाट रीजन्स डज द ऑथर ऑफर, यहाँ पे जो ऑथर है, जो लेखक है, वो कौन सा कारण हमें बताता है, कौन सा कारण देता है, किस लिए, लोगों के लिए, कि लोग रिस्क उठा रहे हैं सड़क पर, यानी लोग सड़क पर रिस्क ले रहे हैं, रोड पर रिस्क ले रहे हैं, इसके लिए किन कारणों को ऑथर जो है यहाँ पैसेज में बताता है, यानी किन कारणों के चलते लोग भले नहीं समझ रहे हैं कि रिस्क का कारण है, लेकिन वो रिस्क का कारण होता है और वैसा करने से लोगों को रिस्क होता है सड़क पर। तो वो कौन कौन से रीजन्स हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लिए। अब देखिए पैसेज में आते हैं तो इसको पढ़ेंगे। दिस डेज इट इज़ नॉट अनयूजुअल टू सी पीपल लिसनिंग टू म्यूजिक और यूजिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वाइल क्रॉसिंग बिजी रोड्स और ट्रैवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स रिगार्डर्स ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। देखिए कह रहा है कि आजकल, दिस डेज आजकल, यह कोई अनयूजुअल बात नहीं है, यानी ऐसा बात नहीं है जो कि नहीं देखा जा सके, प्रायः देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि लोग म्यूजिक यानी गाना सुनते हैं, लिसनिंग म्यूजिक, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज करते हैं, जैसे मोबाइल ही हुआ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सड़क पर चल रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं ईयरफोन लगाए हैं, सड़क पर चल रहे हैं गाना सुन रहे हैं, खास करके वाइल क्रॉसिंग द रोड, बिजी रोड को क्रॉस कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो भी ये सारी एक्टिविटी लोग करते हैं। और इसमें होता क्या है, रिस्क होता है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। अब देखिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। ऐसे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यहीं पे समझिए तो मिल चुका है, लेकिन थोड़ा और आगे देखेंगे क्या और भी कुछ चीज़ें हैं। आई हैव ऑफन wondered why they take such risks. Is it because they want to exude a sense of independence? देखिए तो अब ये अलग बातें करने लगा, तो हमें अब उधर नहीं जाना है, हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर मिल चुका है, क्वेश्चन 1 वही है। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट रीजन्स डज द ऑथर ऑफर फॉर द पीपुल टेकिंग रिस्क ऑन द रोड। तो अब अपने शब्दों में बनाएंगे। The author offer the reason for the people taking risks on the road are listening to the music while crossing the busy road। देखिए कैसे बनाए, हम इस सेंटेंस को ही ले लिए। The author offers for the people taking risk on the road, अब आगे जोड़ देंगे the लिसनिंग टू द म्यूजिक वाइल क्रॉसिंग पीजी रोड, वहाँ पे दिया है ये बात। ठीक है, या दूसरे तरह से भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे वाइल क्रॉसिंग द बिजी रोड पीपुल आर लिसनिंग टू द म्यूजिक, दिस इज द रीजन ऑफर्ड बाय द ऑथर। ठीक है, दिस इज द रीजन ऑथर्ड बाय द offered by the author for the people taking risk on the road, हो जाएगा। तो जैसे भी सेंटेंस बनाए लेकिन अपने वर्ड में बनाए, उसको सेम कॉपी नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हम सोल्व करते हैं। व्हाई डिडंट द इलेक्ट्रिशियन कैरी आउट द वर्क प्रॉपरली।
यानी जो इलेक्ट्रीशियन था, डिडंट है, पास्ट है, तो उसने अपने काम को सही ढंग से क्यों नहीं किया। तो देखिए प्रायः जो है लाइन से ही आंसर होता है पैसेज में। एक क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा, 1 से पहले नहीं रहेगा, और 2 से पहले 3 का आंसर नहीं रहेगा, 3 का आंसर 2 के बाद ही रहेगा। प्रायः ऐसे ही रहता है, सीक्वेंस वाइज रहता है। देखते हैं उसको, तो उसका कहाँ है। देखिए अब यहाँ पे सीधे पैराग्राफ 2 में हम जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि उधर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तक एक ही सेंस में बात करेगा, एक पैराग्राफ में एक ही सेंस में बात करेगा वो रिस्क लेने वाला रीजन। और यहाँ पे सीधे सेंस चेंज हो गया है। सेंस क्या चेंज हो गया है कि सीधे अब इलेक्ट्रीशियन वाली बात आ गई, जो कि वहाँ चर्चा नहीं है। तो एक पैराग्राफ में एक ही मैटर रहेगा, दूसरा मैटर पर क्वेश्चन कर दिया, तो सीधे आप दूसरा पैराग्राफ में जाइए। ऐसे करने से क्या होगा, ज़्यादा पढ़ने से आप बच जाएंगे और टाइम आपका बहुत बच जाएगा। समझे, ये सारे जो टेक्टिक्स हम बता रहे हैं आपको इसलिए बता रहे हैं कि टाइम का कंजम्पशन कम होगा और सही आंसर जल्दी फाइंड कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे है, द अदर डे एन इलेक्ट्रीशियन हैड कम टू आवर हाउस टू फिक्स समथिंग। कह रहा है कि दूसरे दिन एक इलेक्ट्रीशियन आया था हमारे घर कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए। वी टोल्ड हिम इन डिटेल व्हाट नीडेड टू बी डन। मैंने उसे डिटेल में बताया, यानी अच्छा से बताया पूरा विस्तृत में कि क्या करने की आवश्यकता है। बट आफ्टर ही लेफ्ट आई फाउंड दैट द मैन हैड डन ऑलमोस्ट नथिंग। लेकिन जब वह चला गया इलेक्ट्रीशियन, तो मैंने पाया कि उसने कुछ नहीं किया था। इट लेटर टर्न्ड आउट दैट ही कुड नॉट हियर आवर डायरेक्शंस क्लियरली बिकॉज ही हैड एन ईयरफोन ऑन। तो ऐसा बाद में पता चला कि वह हमारे डायरेक्शंस को, निर्देशों को, यानी जो मैंने बताया कि क्या करना है तुम्हें, अच्छी तरह से नहीं सुन पाया था, क्लियरली नहीं सुन पाया था। क्यों नहीं सुन पाया था भाई? क्योंकि उसने कान में ईयरफोन लगाया था, क्योंकि कान में ईयरफोन लगाया था। अब देखिए कान में ईयरफोन लगाया था, यही आंसर है। अब इसको अपने सेंटेंस में बनाएंगे, लेकिन ये फुल सेंटेंस तो है नहीं, बिकॉज ही हैड एन ईयरफोन ऑन, इतना ही आंसर है। अब इसको एक सेंटेंस का रूप देंगे। अब फिर क्वेश्चन पर हम आएंगे, इसको याद रखेंगे, बिकॉज ही हैड एन ईयरफोन ऑन। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है वाई डिडंट द इलेक्ट्रीशियन कैरी आउट द वर्क प्रॉपरली। तो अब सेंटेंस बनाएंगे, द इलेक्ट्रीशियन डिडंट कैरी आउट द वर्क प्रॉपरली, द इलेक्ट्रीशियन डिडंट कैरी आउट द वर्क प्रॉपरली बिकॉज ही हैड ईयरफोन ऑन, बिकॉज ही हैड ईयरफोन ऑन। ठीक है, सेंटेंस बन गया। तो इस तरह से आप पैसेजेस को सोल्व कर सकते हैं, और ये जो ट्रिक है सभी एग्जाम्स में काम करेगा, जहाँ भी पैसे जाते हैं, चाहे वो कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या बोर्ड बेस्ड एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का या CBSE का। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और आप कमेंट में बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सारे आइडियाज़ कैसे लगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।